बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। भाई चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया करें, लाइक और शेयर भी कर दिया करें, कमेंट्स भी कर दिया करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें जिससे हमारी आने वाली कहानियाँ आपको मिलती रहें। टेबल से उठते वक्त मैंने जानबूझकर कमरे की चाबी आहिस्ता से फर्श पर फेंक दी थी। कमरे के दरवाजे पर पहुंचकर मैंने पैंट की जेबों को टोलते हुए कहा, कमरे की चाबी मैं टेबल पर ही भूल आया हूँ या वहीं मेरी जेब से गिर गई होगी। मेजर जनरल ने मेरे दाने हाथ को पकड़कर मरोड़ते हुए कहा, कोई चालाकी न करना वरना तुम्हें तुम्हारी लाश तड़पती हुई नजर आएगी। लेफ्टिनेंट कर्नल चाबी लेने कॉफ़ी शॉप में गया। मैं इतना ही वक्फा चाहता था ताकि मेरे साथियों को मुझ तक पहुंचने के लिए मुनासिब वक्त मिल जाए। लेफ्टिनेंट कर्नल कॉफ़ी शॉप से चाबी लेकर वापस पलटा और कमरे का दरवाज़ा खोलने लगा। इसका ध्यान कमरे की तरफ था और इन्हें इस वक्त तक ये इल्म न हो सका जब तक कि 5 पिस्तौलों और रिवाल्वरों की नालियां इनकी गर्दनों से न लग गईं और मुजम्मल की ये आवाज़ न आई, हैंड्स अप वरना गोलियों से तुम्हें भून दिया जाएगा। इन पांचों ने तो गर्दनें घुमाने की भी जुर्रत न की और हाथ ऊपर उठाए। मुसाद के एजेंट के उठे हुए हाथों से इमरान ने पिस्तौल छीन लिया और लेफ्टिनेंट कर्नल जो मेरे कमरे का दरवाज़ा खोल चुका था इसने भी हाथ उठा लिए। मेरे तीनों साथियों के हमरा अब जेसीओ, थाई नंबर 2 और माहा भी थी। मेरे साथ इन सब को धकेलते हुए मेरे कमरे के अंदर ले गए। मैंने भी अपना पिस्टल निकाल लिया था। दीवार की तरफ मुंह करने और इसके साथ लगकर खड़ा होने का कहा। जेसीओ और थाई नंबर 2 ने इनकी तलाशी ली और इनकी जेबों में पड़ी तमाम अशिया निकालकर फर्श पर ढेर कर दी। इमरान का कमरा साथ ही था और वो अपने कमरे से नायलॉन की वो रस्सी लाया जिसे परसों ही इसने नकली एजेंटों का पीछा करते हुए खरीदा था। कैसर ने अपने चाकू से रस्सी के टुकड़े किए और इन 6 अफराद के हाथ पांव मजबूती से बांध दिए। मैंने टेलीफोन ऑफिस पर विजय को कहा कि वो फौरन मेरे कमरे में आ जाए। 5-7 मिनट में ही विजय भी दस्तक देकर कमरे में दाखिल हुआ तो इमरान और थाई नंबर 2 ने इस पर इससे पहले झपट पड़े कि वो कमरे के हालात का जायजा ले सके। मेरे साथी बिजली की फुर्ती से काम कर रहे थे। कैसर ने अपने चाकू से चादर को फाड़कर 60 टुकड़े बनाए जिनसे इन सब के मुंह बंद कर दिए गए। इस काम से फारिग होकर कैसर और इमरान ने ऐसी सवालिया नज़रों से मेरी तरफ देखा कि अब क्या किया जाए और मुजम्मल ने मुझसे कहा, बेहतर है इन्हें ख़त्म कर दिया जाए। हरगिज़ नहीं, ये तो हमारे मेहमान हैं और हमारे लिए मालूमात के असूल का दरवाज़ा हैं। मैंने सरगोशी में जवाब दिया। कैसर को इशारा करते हुए मैंने पहले लेफ्टिनेंट कर्नल और फिर विजय के सीनों पर पांव धरे। कैसर ने अपना रामपुरी फिर खोल लिया था। इसने नहायत सफाई से इन दोनों की गर्दनें काट दी। इनकी गर्दनों से खून के फवारे की तरह बह रहा था। मैं बाकी कैदियों मुखातब करते हुए कहा, इन दोनों का ये हशर मखसूस तुम्हें ये बताने के लिए किया गया है कि अगर तुमने मेरे सवालों के सही जवाब न दिए तो तुम्हारा भी यही पर ऐसा ही अंजाम होगा। वो पांचों कर्नल और विजय की बेजान जिस्मों से बहते खून को आंखें फाड़े देख रहे थे। मैंने इमरान को कहा कि कैदियों के बाएं जानिब से एक एक का मुंह खोलो और इसे मेरे सामने लाए। मैं सोफे पर बैठ गया। पहला नंबर जर्नल का था। इमरान ने इसके चेहरे पर चंद दफड़ रसीद किए और इसके मुंह से कपड़ा हटाकर इसे मेरे सामने ला खड़ा किया। जर्नल सिविल कपड़े पहने मेरे सामने खड़ा था। इसकी टांगें थर थर कांप रही थी। मैंने इसकी हालत देखते हुए कहा, देखो जर्नल, इस वक्त ना तो तुम भारत में हो और ना ही तुमने यूनिफॉर्म पहनी हुई है कि मैं बैनुल अक़वामी असूलों के मुताबिक तुम्हारे साथ इम्तियाजी सलूक करूं। अपने कर्नल और विजय का हशर तुम देख चुके हो, इसलिए तुम्हारे लिए बेहतर यही है कि मेरे सवालों का ठीक ठीक जवाब दो। अगर तुमने हमारे साथ पूरा तावन किया तो मुमकिन है मैं तुम्हें ज़िंदा छोड़ दूं, वरना तुम्हें आसान और बाइज़्ज़त मौत की गारंटी देता हूं। फ़ौज में सीने पर गोली लगने से मरने को बाइज़्ज़त मौत कहते हैं। दौरान जंग किसी फ़ौजी की बहादुरी से बाइज़्ज़त मौत पर इस मैदान जंग में दफना कर और इसकी राइफल को कब्र के सरहाने गाड़ कर मरने वाले फ़ौजी के हेलमेट को राइफल पर रख देते हैं।
फिर बिगल से मखसूस धुन आखिरी मोर्चा बजाकर इस तज़ीम दी जाती है, किसी फौजी को फांसी देकर या किसी और तरीके से मारने को ज़िल्लत की मौत समझा जाता है, लेकिन ये रस्म इन फौजियों के लिए ही हिम्मत रखती है जो बहादुर हूँ, भारतीय फौजियों के लिए नहीं कि जब घेरे में आ गए या मौत इनको सामने दिखाई देने लगी तो वो हाथ पांव छोड़कर और अपने बाल बच्चों पर रहम करने का कहकर रो रो कर जान बख्शी की भीख मांगने लगते हैं। जनरल इस वक्त तमाम फौजी असूलों कवायद व ज़बात भूल चुका था और बार बार इल्तिजाएं कर रहा था कि इसे ज़िंदा छोड़ दिया जाए। मैंने इससे जो भी सवाल पूछे इसने हर सवाल का जवाब देते हुए हर बार तान इसी पर तोड़ी कि इसे ज़िंदा छोड़ दिया जाए। मैं अपने सवाल और जर्नल के दिए हुए जवाब यहाँ इसलिए तहरीर नहीं कर रहा हूँ क्योंकि इसके जवाबों की रोशनी में हमने आइंदा इसलिए इन्हें यहाँ बयान करने से इन मिशनों की दिलचस्पी ख़त्म हो जाएगी। जर्नल के मुतल्लक यही सिर्फ अर्ज़ करूँगा कि इसने अपनी जान के खौफ से हमें वो कुछ भी बता दिया जिसकी मदद से हमें आइंदा टारगेट्स के असूलों में बड़ी मदद मिली। जब जर्नल से मैंने तमाम सवाल पूछ लिए तो मेरे इशारे पर इमरान ने इसके सर के पिछले हिस्से पर अपने रिवाल्वर के दस्ते की चोट लगाकर इसे बेहोश कर दिया। कारीन, इस वक्त मैं और मेरे साथी बेहद ज़हनी तनाव का शिकार थे। सऊदी अरब में हमने पहली बार 2 अफराद यानी कर्नल और विजय को हलाक किया था और जो जिंदा कैदी हमारे पास थे, अगर हम इन्हें जिंदा छोड़ देते तो बहुत थोड़े वक्त में सऊदी पुलिस हमें गिरफ्तार कर लेती और हम सब का अंजाम जामिया मस्जिद के सामने हमारे सर कलम करने से होता। मैं और मेरे साथी मौत से तो डरते न थे क्योंकि हम तो शुरू से ही सर हथेली पर लिए फिर रहे थे। हमें सिर्फ ये खौफ था कि कहीं अपने मिशनों की तशनगी से कबल ही हम गिरफ्तार न कर लिए जाएं और हमारी रूहें भी नामुकम्मल मिशनों की तशनगी में भटकती न रह जाएं। मैंने मुजम्मल के कान में कुछ कहा और वो कमरे से बाहर चला गया। अब त्रिपाठी की बारी थी। इसे मेरे सामने लाया गया तो इसकी हालत देख कर मुझे हंसी आ गई। हमने इस पर अभी तक कोई सख्ती नहीं की थी, लेकिन सिर्फ खौफ और 2 खून उगलती बेसर की लाशें देखकर ही इसकी पतलून और फर्श का दूसरा हिस्सा जहां वो पड़ा था गंदा हो चुका था। त्रिपाठी, मैंने इसे मुखातब करते हुए कहा, तुमने देख लिया है कि ज़िंदगी और मौत के दरमियान किस कदर बारीक लकीर खिंची हुई है। इससे पहले कि तुम्हारी मौत इस लकीर को क्रॉस कर जाए, मुझे इन इस्राएली, भारतीय और पाकिस्तानी एजेंटों के नाम और पते बता दो जो सऊदी अरब में पाकिस्तान के ख़िलाफ़ काम कर रहे हैं। तुम्हारे जर्नल ने हमें अच्छी खासी इन्फॉर्मेशन दे दी, इसलिए हमने इसे हलाक नहीं किया। तुम भी सब कुछ बताकर अपनी जान बचा सकते हो। त्रिपाठी डीएम का पुराना गाहक था। लाशों को देखकर अपनी जान के खौफ से इसने अपनी पतलून तो गंदी कर दी थी, लेकिन जब इसे मेरे सामने खड़ा किया गया तो वो खासा संभल चुका था। वो पाकिस्तान दुश्मन एजेंटों के नाम पते बताने के बजाय लगा इधर उधर की हाँकने। इसने बिल्कुल वही अंदाज इख्तियार किया जो मैंने अपने डीएमआई की हिरासत के दौरान तफ्तीशी टीमों को भारतीय अफवाज के मुतल्लक वो इतला देकर जो खासी पुरानी थी और तफ्तीशी टीमों को इनकी अपनी फ़ौज के मुतल्लक राज अफशा करके उलझा दिया था। त्रिपाठी ने भी मुझे पाकिस्तान के अंदरूनी सियासी हालात और मार्शल लॉ लगाने के बाद सियासी लोगों के रद्द-ए-अमल का बताकर मुझे बहस में उलझाना चाहा। मुझे डीएमआई की हिरासत के दौरान इनके तशद्दुद से लगने वाले ज़ख्म फिर से रिसने लगे और इनमें वही दर्द उठने लगा जो तशद्दुद सहते हुए मुझे होता था। मैंने त्रिपाठी को कहा कि तुम यूँ नहीं मानोगे, तुम्हें जब तक इस तशद्दुद का थोड़ा सा जायका चखा ना दिया जाए जो तुम लोगों ने मुझ पर किया था, तुम्हारी ज़ुबान से सच्चाई नहीं निकलेगी। मैंने इमरान को कहा कि इसका मुंह अच्छी तरह से बंद दिया जाए, आवाज़ न निकल सके। इधर कैसर को कहा कि टेबल लैंप में से बिजली की तारों को निकालकर इग्निशन पावर बटन ऑन कर दिया जाए। अभी कैसर ने दोनों तारें निकाल भी नहीं थी कि त्रिपाठी की कुव्वत मुदाफ़िक जवाब दे गई
और वो मुंह बनने से पहले ही चीख उठा, मैं सब कुछ बताने को तैयार हूँ, मुझे सिर्फ एक मौका दो। इस वक्त मेरी हैवानियत और DMI के मुझ पर किए गए तशद्दुद का बदला लेने की ख्वाहिश अरूज पर थी। मैंने बड़ी मुश्किल से इसे वहशियाना जज्बात पर काबू पाया और त्रिपाठी को कहा कि फ़ौरन बोलना शुरू कर दे। चूँकि DMI में राय तशद्दुद के वहशियाना तरीके खुददार देख चुका था, लिहाजा इसने बोलना शुरू किया और इन इसराइली एजेंटों और अमेरिकन पासपोर्ट पर सऊदी अरब में पाकिस्तान के ख़िलाफ़ काम कर रहे थे के नाम और पते बताना शुरू किए। अमेरिकी पासपोर्ट पर मज़हब नहीं लिखा होता, लिहाजा ये यहूदी, जिन्हें इस वक्त अमेरिकी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट वजारत खारजा हेनरी किसिंजर, जो खुद भी एक मुतअस्सब यहूदी था, की इमा पर मदद से अमेरिकी पासपोर्टों पर अमेरिकन बनकर सऊदी अरब में दनदनाते फिरते थे। सऊदी अरब इन दिनों नामालूम अमेरिकियों से इस कदर मुतासर या खौफ थी कि सभी बड़ी कंपनियों और ख़ुद हुकूमत में आला ओहदों पर फायज अमेरिकियों को खुसूसी रियायत और सहूलत दी जाती थी। सऊदी अरब में इन दोनों काम करने वाले गैर मुल्कियों को 3 दर्जों में तकसीम किया जाता था, अमेरिकन नेशनल, यूरोपीय नेशनल और थर्ड कंट्री नेशनल। एक जैसे ओहदों पर फायज अमेरिकियों की तनख्वाहें थर्ड नेशनल से 4 गुना ज़्यादा होती थीं। 11 माह काम करने के बाद 1 माह की तनख्वाह और वापसी टिकट समेत छुट्टी के अलावा 20 रोज़ की छुट्टी और यूरोप में किसी भी मुकाम के लिए रिटर्न टिकट के अलावा सालाना 3 तनख्वाहों की 20% के बराबर बोनस भी दिया जाता था। यूरोपीय शहरियों को बोनस के सिवा बाकी तमाम यही सहूलतें दी जाती थी। और थर्ड नेशनल, जिनमें मिस्री, सूडानी, पाकिस्तानी, थाई, फ़िलिपीनी, भारतीय और मशरक़ के बाकी सारी कौमें थीं, अफसरान को 11 माह बाद 1 महीने की छुट्टी और अदना मुलाजम को 23 माह बाद 1 माह की छुट्टी मिलती थी। और बस त्रिपाठी ने मुझे इन यहूदियों के नाम और पते दिए जो अमेरिकन पासपोर्टों पर सऊदी अरब में काम कर रहे थे और दरअसल मोसाद के एजेंट थे। इनके अलावा इन भारतीयों के नाम भी दिए जो वहाँ मुलाजमत या कारोबार कर रहे थे और दरअसल भारतीय खुफिया एजेंसियों के पेरोल पर थे। इनके ज़िम्मे ये काम था कि अव्वल सऊदी अवाम और हुकूमत को पाकिस्तान से मुतनफ़र करें, दोम पाकिस्तान से आमदशुदा आला क्वालिटी की अशिया मसलन चावल, कपड़े और फ्रूट को भारतीय कम तर दर्जे की अपनी अशिया से बदल कर पाकिस्तान बरामदी अशिया को कम तर और ख़राब और भारतीय अशिया को आला साबित करें और पाकिस्तानी काम करने वालों के ख़िलाफ़ झूठी शिकायत करके इन्हें गिरफ़्तार करवाएं और सज़ा भुगतने के बाद इन्हें वापसी पाकिस्तान डिपोर्ट करवाएं। इस काम में गरदार पाकिस्तानी भी भारतीय एजेंसियों के पेरोल पर थे। मुझे त्रिपाठी की बातों पर यकीन नहीं आया तो वो कहने लगा, इन सब को के तो नहीं, लेकिन कुछ के नाम पते मेरी डायरी में दर्ज हैं जो आपने मेरी जेब से निकाल ली है, और एक बड़ी डायरी मेरे एक सूटकेस में है जो मेरे कमरे में है। मेरी बातों की ये दोनों डायरियां तस्दीक करेंगी। हम आज रात से इतने मसरूफ़ और ज़हनी तनाव का शिकार थे कि हमें ये ख्याल ही नहीं आया कि त्रिपाठी जनरल, लेफ्टिनेंट कर्नल और टाटा का इंजीनियर इसी होटल में ठहरे हुए थे और इनके सामान से भी हमें खासा कुछ हाथ लग सकता था। इन सब के कमरों की चाबियां रिसेप्शन पर थीं। रिसेप्शन पर जाकर तो इनकी चाबियां लेने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। मैंने हाउस फ़ोन पर रिसेप्शन वालों को कहा कि विजय कुमार कह रहा है कि काम हो गया है, लिहाजा इन चारों के नाम लेकर इनकी चाबियां वेटर के हाथ मेरे कमरे में भिजवा दी जाएं। रिसेप्शन वालों ने कुछ पूछना चाहा तो मैंने कहा कि अगर 5 मिनट के अंदर चाबियां मेरे कमरे में न पहुंची तो जनरल साहब तुमसे निपट लेंगे। होटल का सारा स्टाफ हिंदू था और भारतीय जनरल के इस होटल में ठहरने से वाकिफ था। चंद मिनट में ही चाबियां लिए वेटर ने मेरे कमरे पर दस्तक दी। कैसर ने थोड़ा सा दरवाज़ा खोला और वेटर से चाबियां ले ली। हम अभी सोच ही रहे थे कि इनके कमरों में कैसे जाएं कि मुजम्मल, माह, सपना और रज़ी को लेकर कमरे में आ गया। इसने बताया कि रिसेप्शन पर सिर्फ एक नाइट शिफ्ट का आदमी ऊँघ रहा है और कार पार्किंग के करीब होटल के मेन गेट पर भी कोई नहीं है। मैंने मुजम्मल को कहा तो वो रज़ी और जेसीओ को हमरा लेकर
इन चारों कमरों की तलाशी लेकर और सब के सूटकेस उठाए मेरे कमरे में आ जाए। हमने जल्दी जल्दी इनके सूटकेस खोले और तमाम कागजात, डायरियां और इनकी जेबों से बरामद होने वाली तमाम अशिया को इन्हीं के एक सूटकेस में डाल दिया। मैंने महा को बताया कि एक इस्राएली एजेंट भी मौजूद है, तो इसकी आंखों में चमक पैदा हुई और वो बोली, इससे तो मैं सब कुछ उगलवा लूँगी। मैंने घड़ी देखी तो सुबह के 4 बज रहे थे। हमें अभी इन गिरफ्तार एजेंटों को ठिकाने लगाना था और अपनी जानें बचाने के लिए होटल और बरीदा से भी निकलना था। मैंने इमरान के आईने मुक्के और अपने हाथों से गर्दन के मखसूस नसें दबाकर जनरल त्रिपाठी, मिस्री और टाटा के इंजीनियर को ख़त्म किया। महा के कहने पर हमने सिर्फ इस्राएली एजेंट को रिवाल्वर के दस्ते की चोट से बेहोश कर दिया था। इमरान, मुजम्मल, कैसर और मैंने अपना सामान समेटा। यहाँ मैंने एक फ़ैसला किया, हम सब की ज़िंदगियों से वो इत्तला अहम थी जो हमें मिल चुकी थी। मैंने कागजात से भरा हुआ सूटकेस मुजम्मल के हवाले किया और इसे कहा कि वो फौरी तौर पर इमरान के साथ जद्दा के लिए रवाना हो जाए और वहाँ अशरफिया में अशरफिया होटल में ठहरे, और अगर 3 रोज़ तक हम इन तक न पहुँच सके तो वो कागजात पाकिस्तानी सफारतखाने में फर्स्ट मिलिट्री अटैची के सुपुर्द कर दे। मुजम्मल और इमरान ने मेरी बात मानने से साफ इनकार कर दिया और कहा कि मैं कागजात लेकर निकल जाऊं, जबकि वो बरीदा के हालात को संभाल लेंगे। मैंने इनके इनकार को सुनकर कहा, तुम अपने लीडर की बात को न मानकर डिसिप्लिन की खिलाफवर्जी कर रहे हो, जिसकी तुम्हें सख्त सज़ा मिल सकती है। ये मुल्की मफाद का मामला है और इस पर मैं तुम्हारी या अपनी ज़िंदगी को हरगिज़ तरजीह न दूंगा। वक्त बहुत कम है, मेरे हुक्म की फौरी तकमील करो। मुजम्मल और इमरान ने मजबूर होकर कागजात वाला अपने सूटकेस उठाए। हमने सिर्फ ज़ुबानी एक दूसरे को अलविदा किया। इनके कमरे से जाने के 10 मिनट बाद मैंने कैसर और राजी को कहा कि बेहोश इस्राएली जासूस को दोनों बाजुओं से थामकर पार्किंग में ले जाएं। इनके पीछे हम सब भी दरवाज़ा लॉक करके गाड़ियों में आकर बैठ गए। घर पहुंचते ही हमने सारा सामान समेटा और मैंने कैसर, महा और इस्राएली जासूस के अलावा बाकी साथियों को भी जद्दा इसी होटल में मुजम्मल और इमरान के पास जाने का कहा। सारे साथी भी चले गए। अब कैसर, महा बाद में इस्राएली जासूस के होश में आने का इंतज़ार कर रहे थे। आज दिल खून के आंसू रो रहा है। आज जांबाज तहरीर करने के लिए कई बार दिल कड़ा किया, कई बार कागज़ और कलम संभाला, लेकिन हाथ लरज़ कर रह गया। मेरे सामने गुज़श्ता 2 दिनों के अखबार पड़े हैं। कराची, हैदराबाद, लाहौर, सियालकोट और कई दूसरे शहरों में फिर खून और आग का खेल शुरू हो गया है और बेगुनाह पाकिस्तानी मुसलमानों का खून बहाया जा रहा है। कई कलाशनकोफ की गोलियां इनके सीनों में पैवस्त हो रही हैं और कहीं बम के धमाके हो रहे हैं। हर शख्स सहमा और डरा हुआ दिखाई दे रहा है। यूं महसूस होता है कि गोया दुश्मन की कमीज फौज अपने फतह किए हुए पाकिस्तानी शहरों में कत्ले आम कर रही है। अगर ऐसा होता तो हम इसे अपने मुकद्दर का लिखा समझकर सब्र कर लेते। आखिर दिल्ली भी तो 7 बार लुटी है। नादर शाह ने भी वहाँ 4-5 रोज़ कत्लेआम का हुक्म सादर कर दिया था, लेकिन जब पूरी खबर पढ़ता हूँ तो मालूम होता है कि कातल भारतीय या यहूदी नहीं और न ही किसी दूसरे मुल्क से आए हैं। ये तो हमारे ही हम वतन हैं, मुसलमान हैं और मखसूस इसलिए ये खून बहा रहे हैं क्योंकि मकतलून का मसलक दूसरा है। मैं ये खबर पढ़ता हूँ तो मुझे यूं महसूस होता है कि मैंने गाजी और जंबाज के मिशनों में पाकिस्तान के अज़ली दुश्मन भारत के खिलाफ अपने साथियों के हमरा जो भी कार्रवाइयाँ की हैं। मेरे अपने साथियों ने, जिनमें बांग्लादेशी, थाई, हत्ता के इस्राएली जासूसा जो नायब होकर पाकिस्तानी दुश्मनों के खिलाफ हमारा साथ दे रही थी और जिसने हमारे जज्बा जहाद को देखकर इस्लाम कबूल कर लिया था, इन सब की शहादतें बिल्कुल ज़ाया कर गई। मेरा जी चाहता है कि अपनी लिखी हुई तमाम तहरीरों को फाड़ दूं और इस बात पर यकीन कर बैठूं कि मैंने और मेरे साथियों ने मुल्क को मिल्लत के लिए जो भी कुर्बानियां दी थी वो सब रायगां गईं और हमने सिर्फ जक मारी थी।
ہم پاکستان دشمن ممالک میں دشمنوں کا خاتمہ کرنے میں مصروف رہے اور خود ہمارے ملک میں ملکی غداروں اور جاسوسوں نے